हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का ज्योग्राफी का चैप्टर 4 जो कि एग्रीकल्चर। इस चैप्टर को वन शॉट वीडियोस में कवर करने वाले हैं। सो चैप्टर को शुरू करते हैं। इंडिया एक एग्रीकल्चरली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्री है। इंडिया के अंदर जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से जो 2/3 पॉपुलेशन है वह एग्रीकल्चर एक्टिविटी पे इंगेज है। एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी होता है और इस एक्टिविटी के अंदर हम सब जानते हैं फूड को प्रोड्यूस किया जाता है, वही फूड जिसे हम अपनी डेली लाइफ में कंज्यूम करते हैं। एग्रीकल्चर के अंदर फूड ग्रेन्स को प्रोड्यूस किया जाता है और कुछ ऐसे फूड क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है एज अ रॉ मटेरियल। और इसके साथ साथ इंडियाज़ के अंदर कुछ ऐसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है जैसे टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, स्पाइस हो गया। इन सारे प्रोडक्ट को दूसरे देश में हम एक्सपोर्ट करते हैं और वहाँ से हमें इनकम होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ फार्मिंग। एग्रीकल्चर जो है इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी है और इंडिया के अंदर 3 टाइप्स के फार्मिंग सिस्टम को प्रैक्टिस किया जाता है। सबसे पहला फार्मिंग सिस्टम है प्राइमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, दूसरा है इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग और तीसरा है कमर्शियल फार्मिंग। इन तीनों फार्मिंग सिस्टम को डिटेल में समझेंगे। सो हमारा सबसे पहला फार्मिंग सिस्टम है प्राइमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। ये फार्मिंग सिस्टम इंडिया के अंदर आज भी प्रैक्टिस किया जाता है कुछ ही रीजन में। और इस प्राइमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग के अंदर कुछ ही लैंड में एग्रीकल्चर किया जाता है और इसमें प्राइमिटिव टूल्स जैसे होए, डाव और डिगिंग स्टिक्स को यूज़ किया जाता है। और इसमें जो लेबर रहते हैं वो फैमिली के लोग ही रहते हैं। अगर ज़्यादा लेबर की रिक्वायरमेंट है तो अपनी कम्युनिटी के लोग से ही हायर किया जाता है, यानी दूसरे घरों से लेबर को यानी लोगों को हायर किया जाता है और उसमें काम करवाया जाता है। और ये जो फार्मिंग सिस्टम है मानसून पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड है। अगर मानसून अच्छा रहा तो क्रॉप्स भी अच्छा ग्रो करेगा। सोइल के नेचुरल फर्टिलिटी पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड है और भी जो अदर इन्वायरमेंटल कंडीशन है वह भी सूटेबल होना चाहिए, तभी क्रॉप्स ग्रो करेगा। और इसे हम स्लेश और बॉर्न एग्रीकल्चर के नाम से जानते हैं। और हम सब जानते हैं कि स्लेश और बॉर्न एग्रीकल्चर में फार्मर कुछ लैंड को क्लियर करते हैं, फिर वहाँ पे वो क्रॉप्स को ग्रो करते हैं और जब क्रॉप्स ग्रो हो जाता है तो उससे अपने फैमिली को फीड करते हैं। अब जब क्रॉप्स को ग्रो कर दिया जाता है तो क्या होता है, जो सॉइल का फर्टिलिटी होता है वो डिक्रीज हो जाता है। जब सॉइल का फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाता है तो जो फार्मर्स होते हैं उस लैंड को छोड़कर दूसरे लैंड को क्लियर करके फिर वहाँ पे वो कल्टीवेशन करते हैं, यानी वहाँ पे वो फिर से एग्रीकल्चर करते हैं। जब इस तरीके का शिफ्टिंग होता है तो इससे जो सॉइल का फर्टिलिटी होता है वो नेचुरली रिप्लेनिश हो जाता है, यानी नेचुरली फिर से वापस आ जाता है। लेकिन इस तरीके का फार्मिंग सिस्टम में जो लैंड प्रोडक्टिविटी होता है काफ़ी ज़्यादा कम होता है, यानी जितना लैंड से जितना प्रोडक्शन होना चाहिए उतना नहीं हो पाता है, क्योंकि फार्मर इसमें कोई भी फर्टिलाइजर्स का यूज़ नहीं करते हैं और ना ही कोई मॉडर्न इनपुट्स का यूज़ करते हैं। इसलिए इसमें जो लैंड प्रोडक्टिविटी होता है काफ़ी ज़्यादा हमें कम देखने को मिलता है। और इस फार्मिंग सिस्टम को इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में प्रैक्टिस किया जाता है और इसका डिफरेंट नेम भी है। अगर बात किया जाए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की जैसे असम, मेघालय, मिज़ोरम और नागालैंड, तो वहाँ पे इसको झूमिंग बोला जाता है। मणिपुर में इसको पमलाऊ बोला जाता है। जो बास्तर डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ के अंदर और जो अंडमान और निकोबार आइलैंड है वहाँ पे इसको डीपा बोला जाता है। और ये जो स्लेश और बॉर्न एग्रीकल्चर है वह डिफरेंट कंट्री में भी प्रैक्टिस किया जाता है और वहाँ पे भी इसका डिफरेंट नेम है। मेक्सिको की बात किया जाए और सेंट्रल अमेरिका का तो वहाँ पे इसको मिल्पा बोला जाता है। वेनेजुएला में इसको कोनुका बोला जाता है। ब्राज़ील में रोका बोला जाता है। सेंट्रल अफ्रीका में माशूल बोला जाता है और इंडोनेशिया में लादांग बोला जाता है और वियतनाम में रे बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा फार्मिंग सिस्टम है इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। इस तरीके का फार्मिंग वहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन है और इस एरियाज़ में लैंड पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा लेबर को यूज़ किया जाता है और इसमें बायोकेमिकल इनपुट्स का हाई डोज यूज़ किया जाता है, यानी कि इसमें काफ़ी ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जाता है और इसमें इरिगेशन भी काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिव किया जाता है। ये सारी चीज़ इसलिए किया जाता है ताकि ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके। ज़्यादा प्रोडक्शन इसलिए हो सके क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो लैंड का साइज़ है वह इंक्रीज़ नहीं होता है, लेकिन जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रहा है, जनरेशन इंक्रीज़ हो रहा है। अब जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है, सारे पॉपुलेशन को फूड चाहिए, फूड की रिक्वायरमेंट है। अब जो फार्मर्स हैं इसी मिनिमम लैंड से वो चाहते हैं कि ज़्यादा प्रोडक्शन हो ताकि फूड की रिक्वायरमेंट पूरा हो सके। इसलिए इसमें काफ़ी ज़्यादा फर्टिलाइजर्स को यूज़ किया जाता है और इरिगेशन भी काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ किया जाता है ताकि ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके और ये जो फूड की रिक्वायरमेंट है उसे हम पूरा कर सकें। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक यही है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न इनपुट्स को यूज़ किया जाता है, जैसे कि HIV सीड्स, और इस सीड्स को हम हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स के भी नाम से जानते हैं। केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स को काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है, काफ़ी हायर डोज दिया जाता है ताकि ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके।
क्योंकि कमर्शियल फार्मिंग इसलिए नहीं किया जाता है ताकि ज़्यादा प्रोडक्शन हो, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो मार्केट में ज़्यादा सेल कर पाएंगे तो ज़्यादा इनकम होगा। लेकिन जो डिग्री ऑफ कमर्शियलाइजेशन होता है एग्रीकल्चर के अंदर वो हमें डिफरेंट रीजन में डिफरेंट देखने को मिलता है। अगर बात किया जाए पंजाब और हरियाणा की, तो पंजाब और हरियाणा में राइस एक कमर्शियल क्रॉप है, यानी राइस इतना ग्रो होता है कि उसे हम दूसरे मार्केट में या फिर दूसरे शहर के अंदर उसको सेल किया जाता है। लेकिन वही उड़ीसा में देखा जाए तो उड़ीसा के अंदर राइस उतना ही ग्रो हो पाता है जितना रिक्वायरमेंट है, यानी उड़ीसा के अंदर ये राइस सब्सिस्टेंस क्रॉप है और पंजाब हरियाणा के अंदर ये कमर्शियल क्रॉप है। यानी कि जो डिग्री ऑफ कमर्शियलाइजेशन है वो वेरीज करता है रीजन टू रीजन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्लांटेशन। प्लांटेशन भी एक कमर्शियल फार्मिंग का टाइप है। इस तरीके का फार्मिंग में एक सिंगल क्रॉप को ग्रो किया जाता है लार्ज एरिया में। प्लांटेशन जो होता है वह एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री का इंटरफेस होता है। प्लांटेशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा लैंड को यूज़ किया जाता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी लगता है और इसमें काफ़ी ज़्यादा लेबर्स की रिक्वायरमेंट है, इसलिए इसमें माइग्रेंट लेबर्स भी आते हैं। और इसमें जितना भी प्रोडक्शन होता है सारे प्रोडक्शन यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रीज़ के द्वारा एज अ रॉ मटेरियल। इंडिया की बात किया जाए तो इंडिया के अंदर जो टी है, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन, बनाना, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स हैं। असम और नॉर्थ बंगाल के अंदर हमें टी का प्लांटेशन देखने को मिलता है, कर्नाटका के अंदर कॉफ़ी का प्लांटेशन देखने को मिलता है। और ये जितने भी प्लांटेशन में जितने भी प्रोडक्शन होता है सारे प्रोडक्शन को किया जाता है मार्केट के लिए, यानी सेल करने के लिए। इसलिए हमें एक वेल डेवलप्ड नेटवर्क चाहिए ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का, ताकि प्लांटेशन को कनेक्ट किया जा सके इंडस्ट्रीज़ और मार्केट्स के ज़रिए, क्योंकि यही जो फैक्टर है वह प्लांटेशन के डेवलपमेंट पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्रॉपिंग पैटर्न। इंडिया के अंदर हमें 3 क्रॉपिंग सीज़न देखने को मिलता है। पहला है रबी सीज़न, दूसरा है खरीफ सीज़न और तीसरा है जैद सीज़न। इन तीनों सीज़न को डिटेल में समझेंगे। सो हमारा सबसे पहला सीज़न है रबी सीज़न। रबी क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है विंटर टाइम में, यानी विंटर सीज़न में रबी क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक, और इसको हार्वेस्ट किया जाता है समर टाइम में, समर सीज़न में अप्रैल से लेकर जून तक। जो कुछ इंपॉर्टेंट रबी क्रॉप्स हैं जो इंडिया के अंदर ग्रो होते हैं वह है वेट, बार्ली, पीज, ग्राम और मस्टर्ड। ये जो रबी क्रॉप्स है इंडिया के लार्ज पार्ट्स में ग्रो करता है। अगर बात किया जाए नॉर्थ से लेकर नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स में, तो नॉर्थ से लेकर नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में ये ग्रो करता है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट है जहाँ पे वीट का काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। और भी जो अदर रबी क्रॉप्स हैं उनका भी इन स्टेट में प्रोडक्शन होता है। जो विंटर सीजन में जो प्रेसिपिटेशन होता है यही हेल्प करता है इन रबी क्रॉप्स को ग्रो होने में। जो ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सेस हुआ है पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के अंदर और कुछ राजस्थान के पार्ट्स में, तो ये काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहा है रबी क्रॉप्स के ग्रोथ में। नेक्स्ट हमारा सीज़न है खरीफ सीज़न। खरीफ क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है जब मानसून स्टार्ट होता है, यानी जब रैनी सीज़न स्टार्ट होता है तो खरीफ क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है इंडिया के डिफरेंट पार्ट में, और इसको हार्वेस्ट किया जाता है सितंबर में या फिर अक्टूबर में। जो कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है जो इस सीज़न में ग्रो होते हैं वह है पैडी, मैज, ज्वार, बाजरा, तूर जिसे हम अरहर के नाम से भी जानते हैं, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट और सोयाबीन। जो कुछ इंपॉर्टेंट रीजन है इंडिया के अंदर जहाँ पे राइस ग्रो होता है वह है असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा के अंदर जो कोस्टल रीजन है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के अंदर जो कोंकण कोस्ट है वहाँ पे, और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ पे भी राइस को ग्रो किया जाता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में हमने देखने को मिला है कि जो पैडी है वह काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट क्रॉप बन चुका है पंजाब और हरियाणा के अंदर। और कुछ ऐसे स्टेट हैं जैसे असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, यहाँ पे एक साल में 3 तरीके का पैडी क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। पहला है औस, दूसरा है अमन और तीसरा है बोरो। रबी सीज़न और खरीफ सीज़न के बीच में एक शॉर्ट सीज़न होता है समर मंथ के टाइम पे, और इसको हम बोलते हैं जैद सीज़न। सो कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स जो ग्रो होते हैं जैद सीज़न के अंदर वह है वाटरमेलन, दूसरा है मस्क मेलन, कुकुम्बर, वेजिटेबल्स और कुछ फोडर क्रॉप्स। शुगर केन एक ऐसा क्रॉप है जिसको ग्रो होने के लिए ऑलमोस्ट 1 साल चाहिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मेजर क्रॉप्स। इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में वैरायटी ऑफ फूड और नॉन फूड क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। ये इसलिए वेरिएशन हमें देखने को मिलता है क्योंकि इंडिया के अंदर वेरिएशन हमें सोइल में भी देखने को मिलता है, क्लाइमेट में भी हमें वेरिएशन देखने को मिलता है। यानी इंडिया के अंदर बहुत सारे स्टेट है और बहुत सारे रीजन है, डिफरेंट रीजन में डिफरेंट सोइल है और डिफरेंट क्लाइमेट भी है,
और डिफरेंट कल्टीवेशन प्रैक्टिस भी होता है। यानी बहुत सारे ऐसे रीजन है जहाँ पे लोग पहले से ही उनके पूर्वज राइस की खेती करते आ रहे हैं, तो वहाँ पे आज भी राइस होता है। यानी जो कल्टीवेशन प्रैक्टिस भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। सो इंडिया के अंदर जो कुछ मेजर क्रॉप्स है जो ग्रो होते हैं वह है राइस, वेट, मिलट्स, पल्सेस, टी, कॉफ़ी, शुगर कैन, ऑयल सीड्स, कॉटन, जूट। सो हमारा सबसे पहला मेजर क्रॉप है राइस। सो इंडिया के अंदर ज़्यादातर लोगों का जो स्टेपल फूड है वह राइस ही है। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा राइस का प्रोडक्शन चाइना में होता है, उसके बाद इंडिया में होता है। यानी इंडिया जो है वह सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का। जो राइस है एक खरीफ क्रॉप है जिसको ग्रो होने के लिए टेम्परेचर चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, और इसके साथ साथ इसको हाई ह्यूमिडिटी भी चाहिए, और इसको एनुअल रेनफॉल चाहिए 100 सेंटीमीटर से ऊपर। इरिगेशन के हेल्प से राइस को वहाँ पे भी ग्रो किया जाता है जहाँ पे बारिश कम होता है। इंडिया के अंदर जो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न जो प्लेन्स है वहाँ पे राइस को ग्रो किया जाता है। जो कोस्टल एरियाज़ है और जो डेल्टाइक रीजन है वहाँ पे राइस को ग्रो किया जाता है। जो कैनल इरिगेशन का डेवलपमेंट हुआ है और जो ट्यूबवेल्स का डेवलपमेंट हुआ है, इससे पॉसिबल हो पाया है कि राइस को वहाँ पे भी हम ग्रो कर सकते हैं जहाँ पे बारिश कम होता है। जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश हो गया और राजस्थान के कुछ पार्ट्स में हम इरिगेशन के हेल्प से राइस को ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा मेजर क्रॉप्स है वेट। वेट जो है वह सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है, और ये नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो है इंडिया के अंदर वहाँ पे इसको मेन फूड क्रॉप माना जाता है। ये एक रॉबी क्रॉप है जिसको ग्रो होने के लिए कूल ग्रोइंग सीजन चाहिए, और इसको ब्राइट सनशाइन चाहिए जब ये राइपनिंग होता है। यानी जब इसमें से फ्रूट निकलता है तो उस समय इसको ब्राइट सनशाइन चाहिए, और इसको एनुअल रेनफॉल चाहिए 50 से लेकर 75 सेंटीमीटर तक जब ये ग्रो करता है तब। इंडिया के अंदर दो ऐसे इम्पॉर्टेंट जोन है जहाँ पे राइस का काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। पहला जो नॉर्थ वेस्ट में जो गंगा सतलुज प्लेन है वहाँ पे, दूसरा जो डेक्कन के अंदर ब्लैक सॉइल रीजन है वहाँ पे। इंडिया के अंदर जो कुछ मेजर वेट प्रोड्यूसिंग स्टेट है वह है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान। हमारा नेक्स्ट मेजर क्रॉप है मिलेट्स। ज्वार, बाजरा और रागी ये कुछ इंपॉर्टेंट मिलेट्स हैं जो इंडिया के अंदर ग्रो होते हैं। इनको हम कोर्स ग्रेन्स के भी नाम से जानते हैं क्योंकि इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू होता है। फॉर एग्जांपल जो रागी है, रागी आयरन रिच है, इसके अंदर कैल्शियम भी होता है और भी बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होता है। इसके साथ साथ इसके अंदर रॉफेज भी होता है। जो ज्वार है वह थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप है एरिया और प्रोडक्शन के हिसाब से देखा जाए तो। जो मिलेट्स होता है वह रेन फेड क्रॉप होता है, ज़्यादातर ये मॉइस्ट एरियाज़ में ग्रो करता है और इसको हार्डली इरिगेशन चाहिए। जो कुछ मेजर स्टेट है जहाँ पे ज्वार का प्रोडक्शन होता है वह है महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। बाजरा अच्छे तरीके से सैंडी सॉइल पे ग्रो होता है और सैलो ब्लैक सॉइल पे ग्रो करता है। जो कुछ मेजर बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया के अंदर वह है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा। रागी एक ऐसा क्रॉप है जो ड्राई रीजन में काफ़ी बेहतर तरीके से ग्रो करता है, और ये रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, सैंडी सॉइल, लोमी सॉइल और सैलो ब्लैक सॉइल पे ये काफ़ी अच्छे से ग्रो करता है। सो कुछ मेजर रागी प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया के अंदर वह है कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट हमारा मेजर क्रॉप है मैज। ये एक ऐसा क्रॉप है जिसको हम यूज़ करते हैं फूड और फोडर दोनों के फॉर्म में। ये खरीफ सीज़न है जिसको टेम्परेचर चाहिए 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में, और ये सबसे बेहतर ग्रो होता है ओल्ड एलुवियल सॉइल में। और कुछ ऐसे स्टेट है इंडिया के अंदर जैसे बिहार हो गया, बिहार में मैज जो है वो रबी सीज़न में भी ग्रो होता है। जो मॉडर्न इनपुट्स को यूज़ किया जा रहा है जैसे HIV सीड्स हो गया, फर्टिलाइज़र हो गया और इरिगेशन हो गया, इससे जो मेज का प्रोडक्शन है वह काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। इंडिया के अंदर जो कुछ मेजर मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट है वह है कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। नेक्स्ट हमारा मेजर फूड क्रॉप्स है पल्सेस। इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा पल्स को प्रोड्यूस किया जाता है, और इसके साथ साथ इंडिया के अंदर ही सबसे ज़्यादा पल्स को कंज्यूम किया जाता है, क्योंकि जो पल्स होता है वो वेजिटेरियन डाइट के अंदर सबसे मेजर प्रोटीन का सोर्स होता है। इंडिया के अंदर जो कुछ मेजर पल्स जो ग्रो होते हैं वह है तूर, उड़द,
मूंग, मसूर, पीस और ग्राम। जो पल्स होता है, पल्स को बिल्कुल कम मॉइस्चर चाहिए और ये ड्राई रीजन में भी सरवाइव कर सकता है। जो पल्स होता है वह लेग्यूमिनस क्रॉप होता है और जितने भी क्रॉप्स होते हैं सारे क्रॉप्स सॉइल के फर्टिलिटी को रीस्टोर करते हैं एयर से नाइट्रोजन को फिक्स करके, लेकिन अरहर जो है वह नहीं करता है। इसलिए पल्स को ग्रो किया जाता है दूसरे क्रॉप्स के रोटेशन के साथ। इंडिया के अंदर जो कुछ मेजर पल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट है वह है मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटका। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन और इसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है शुगर कैन। शुगर कैन एक ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्रॉप है। इसको ग्रो होने के लिए हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। इसके साथ साथ इसको टेम्परेचर चाहिए 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में। एनुअल रेनफॉल चाहिए 75 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर के बीच में। इसमें इरिगेशन की भी रिक्वायरमेंट होता है। इरिगेशन वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे बारिश कम होता है और इसको हम वैरायटी ऑफ सॉइल्स पे यानी डिफरेंट सॉइल्स पे शुगर कैन को हम ग्रो करते हैं और इसको सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक मैनुअल लेबर की रिक्वायरमेंट होता है। यानी शुगर कैन की खेती में काफ़ी ज़्यादा लेबर की रिक्वायरमेंट होता है। इंडिया जो है वह सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर कैन का ब्राज़ील के बाद। जो शुगर कैन होता है वह मेन सोर्स होता है शुगर का, गुड़ का, जिसे हम जगरी के नाम से जानते हैं, खंड सारी का और मोलासेस का। मेन सोर्स कहने का मतलब ये है कि शुगर कैन से ही शुगर का, खंड सारी का, मोलासेस का प्रोडक्शन होता है। इंडिया के अंदर जो मेजर शुगर कैन प्रोड्यूसिंग स्टेट है वह उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब और हरियाणा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑयल सीड्स। 2015 की बात किया जाए तो इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था ग्राउंडनट का चाइना के बाद। अगर रैप सीड के प्रोडक्शन की बात किया जाए तो रैप सीड का प्रोडक्शन जो था, इंडिया जो था थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था पूरे वर्ल्ड में, कनाडा और चाइना के बाद। ये जो रिपोर्ट है वह 2015 का रिपोर्ट है। इंडिया के अंदर डिफरेंट ऑयल सीड्स को प्रोड्यूस किया जाता है। इंडिया के अंदर जो टोटल क्रॉप एरिया है उसमें से 12% जो क्रॉप एरिया है वो ऑयल सीड का है। इंडिया के अंदर जो मेन ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन होता है वह है ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, सीसनम जिसे हम टील के नाम से भी जानते हैं, सोयाबीन, कस्टर्ड सीड्स, कॉटन सीड्स, लीन सीड और सनफ्लावर। और ये जितने भी ऑयल सीड्स हैं सारे ऑयल सीड्स एडिबल होते हैं और कुछ ऐसे ऑयल सीड्स हैं जिनको हम कुकिंग मीडियम्स में यूज़ करते हैं और कुछ ऐसे भी ऑयल सीड्स हैं जिनको यूज़ करते हैं एज अ रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज़ के अंदर, सॉप्स बनाने में, कॉस्मेटिक्स में और भी बहुत सारे ऑइंटमेंट्स में। जो ग्राउंड नट है एक खरीफ क्रॉप है और इंडिया के अंदर जो टोटल ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन होता है उसमें से हाफ ग्राउंड नट का प्रोडक्शन होता है। गुजरात जो था वह लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था ग्राउंड नट का। उसके बाद राजस्थान में ग्राउंड नट का प्रोडक्शन हुआ था। उसके बाद तमिलनाडु में। लिन सीड और जो मस्टर्ड है एक रबी क्रॉप्स है। सीसनम एक खरीफ क्रॉप है नॉर्थ इंडिया में और ये एक रबी क्रॉप है साउथ इंडिया में। केस्टर सीड को ग्रो किया जाता है रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप दोनों क्रॉप में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टी। टी कल्टीवेशन जो है एक प्लांटेशन एग्रीकल्चर का एग्जाम्पल है और ये जो टी कल्टीवेशन है इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स ने लाए थे। टी प्लांट सबसे बेहतर ग्रो करता है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में और इसको डीप और फर्टाइल विंड ड्रेन सॉइल चाहिए। सॉइल के अंदर ह्यूमस होना चाहिए और ऑर्गेनिक मैटर भी होना चाहिए। जो टी का बसेस है उसको वार्म और मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट चाहिए जब वो ग्रो करता है और इसके साथ साथ इसको फ्रीक्वेंट सोवर्स चाहिए। यानी जो इरिगेशन होता है, जो बारिश के फॉर्म में जो इरिगेशन होता है, सोवर्स के फॉर्म में इसको इरिगेशन चाहिए पूरे साल जब ये ग्रो करता है तब, ताकि टेंडर लीव्स का ग्रोथ हो सके। जो टी इंडस्ट्री है वो एक लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा लेबर की रिक्वायरमेंट है। इसके अंदर इस इंडस्ट्रीज़ के अंदर चीप और स्किल लेबर की रिक्वायरमेंट होता है। जो टी होता है, टी को प्रोसेस किया जाता है टी गार्डन के अंदर ही, ताकि इसका फ्रेशनेस को रीस्टोर किया जा सके। इंडिया के अंदर जो मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट है वह है असम, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और केरला। और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा, ये कुछ मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया के अंदर। 2015 की डेटा के हिसाब से इंडिया जो था वह सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था टी का चाइना के बाद। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कॉफ़ी। इंडियन कॉफ़ी जो है पूरे वर्ल्ड में अपने क्वालिटी के लिए फेमस है। इंडियन कॉफ़ी जो होता है काफ़ी बेहतर है और इसे अपने बेहतर क्वालिटी के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है।
इंडिया के अंदर एक कॉफ़ी का वैरायटी लाया गया था जिस वैरायटी का नाम है द अराबिका वैरायटी, और इस वैरायटी को यमन कंट्री से लाया गया था और हम अपने देश में इसे प्रोड्यूस करते हैं। पहले जब हम इस वैरायटी को लाए थे तो ये पूरे वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा डिमांड था, आज भी पूरे वर्ल्ड में इसका काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। और शुरुआत में जब हम इस वैरायटी को लाए थे तो इसका हमने खेती किया था बाबा बुधाम हिल्स पे, लेकिन आज इसका बहुत जगहों पे खेती किया जाता है, नीलगिरी जो कर्नाटका के अंदर है, केरला और तमिलनाडु के अंदर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। जब हम फ्रूट्स को ग्रो करते हैं या फिर फ्लावर्स को या वेजिटेबल्स को, तो इनको जब ग्रो किया जाता है, इनकी खेती किया जाता है, उसी को हॉर्टिकल्चर क्रॉप बोला जाता है। 2015 के डेटा के हिसाब से इंडिया जो था वह सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था फ्रूट्स और वेजिटेबल का चाइना के बाद। इंडिया के अंदर ट्रॉपिकल और टेम्परेट फ्रूट्स दोनों को ग्रो किया जाता है। मैंगोज़ हमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल से मिलता है। ऑरेंज हमें नागपुर से मिलता है और चेरापूंजी से मिलता है, चेरापूंजी मेघालय के अंदर है। बनाना हमें केरला और मिज़ोरम से मिलता है, महाराष्ट्र से मिलता है और तमिलनाडु से मिलता है। लीची और गावा हमें उत्तर प्रदेश और बिहार से मिलता है। पाइनएप्पल हमें मेघालय और ग्रेप्स मिलता है हमें आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना से और महाराष्ट्र से। एप्पल, पियर्स, एप्रिकॉट, वालनट्स ये हमें जम्मू और कश्मीर से मिलता है, हिमाचल प्रदेश से मिलता है। और ये सारी चीज़ पूरे वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा डिमांड पे है। इंडिया एक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर कंट्री है पी का, कॉलीफ्लावर का, ओनियन का, कैबेज का, टोमेटो का, ब्रिंजल का और पोटैटो का। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नॉन फूड क्रॉप्स। हमारा नॉन फूड क्रॉप्स में सबसे पहला है रबर। तो रबर एक इक्वा ट्रॉपिकल क्रॉप है, ये एक स्पेशल कंडीशन में ग्रो होता है। इसको ग्रो होने के लिए ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया चाहिए और इसको ग्रो होने के लिए मॉइस्ट और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। इसको रेनफॉल चाहिए 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा, टेम्परेचर चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। रबर एक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है और इसको ग्रो किया जाता है ज़्यादातर केरला के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, कर्नाटका के अंदर, अंडमान और निकोबार आइलैंड के अंदर और जो गारो हिल्स है मेघालय का, वहाँ पे रबर को ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फाइबर क्रॉप्स। कॉटन, जूट, हेम्प और नेचुरल सिल्क, ये 4 मेजर फाइबर क्रॉप है जो इंडिया के अंदर ग्रो होते हैं। जो फर्स्ट 3 फाइबर क्रॉप है कॉटन, जूट और हेम्प, इनका तो प्लांटेशन होता है, यानी इनका क्रॉप्स ग्रो होता है मिट्टी के अंदर। लेकिन जो फोर्थ वन है सिल्क, ये हमें एक एनिमल से मिलता है, सिल्क वर्म से, और सिल्क वर्म्स के कोकून से मिलता है। अब ये जो सिल्क वर्म्स है ये लिप्स को खाते हैं और ये ज़्यादातर मलबरी लिप्स को खाते हैं। जब हम सिल्क फाइबर के प्रोडक्शन के लिए जब हम सिल्क वर्म्स को रियर करते हैं तो उस प्रोसेस को हम सेरीकल्चर बोलते हैं। सो हमारा सबसे पहला फाइबर क्रॉप्स है कॉटन। कॉटन प्लांट का ओरिजिनल होम इंडिया को ही माना जाता है। कॉटन एक मेन रॉ मटेरियल होता है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। अगर 2015 की बात किया जाए तो 2015 में इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था कॉटन का, चाइना के बाद। कॉटन सबसे बेहतर ग्रो करता है जो डेक्कन प्लाटू के अंदर जो ब्लैक कॉटन स्वेल है, वहाँ पे जो ड्रायर पार्ट्स है वहाँ पे सबसे अच्छे तरीके से ये ग्रो करता है। कॉटन को ग्रो करने के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए, लाइट रेनफॉल चाहिए और इरिगेशन की भी रिक्वायरमेंट होता है। 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए और जब ये ग्रो करता है उस समय इसको ब्राइट सन चाहिए। कॉटन एक खरीफ क्रॉप है जिसको मैच्योर होने के लिए 6 to 8 मंथ चाहिए। इंडिया के अंदर जो मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट है वह है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट हमारा फाइबर क्रॉप है जूट। जूट को हम गोल्डन फाइबर के नाम से भी जानते हैं, यानी जूट का दूसरा नाम गोल्डन फाइबर है। जूट सबसे बेहतर ग्रो करता है फ्लैट प्लेन्स पे, क्योंकि फ्लैट प्लेन्स पे वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल होता है जो हर साल रिन्यूड होता है। जूट को ग्रो होने के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए, जब ये ग्रो होता है तब। वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय ये कुछ मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया के अंदर। और जूट को ज़्यादातर यूज़ किया जाता है गनी बैग्स बनाने में, मैट्स बनाने में, रॉप्स बनाने में, यान बनाने में, कारपेट्स बनाने में और भी बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स बनाने में। लेकिन जो जूट से ये सारी चीज़ों को बनाया जाता है उनकी काफ़ी ज़्यादा
हाई कॉस्ट होता है, उनकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा होता है अगर कंपेयर किया जाए इनको सिंथेटिक फाइबर से। इसलिए मार्केट में ये जो जूट है वह सिंथेटिक फाइबर से कम्पीट नहीं कर पाता है। इसलिए मटेरियल को पैकेज करने के लिए ज़्यादातर नायलॉन को ही यूज़ किया जाता है। जूट को इसलिए नहीं यूज़ किया जाता है क्योंकि जूट का ज़्यादा दाम होता है, हाई कॉस्ट होता है, लोग उसे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। इंडिया के अंदर हम एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ बहुत पहले से करते आ रहे हैं, और उस समय अगर 1000-100 साल पहले की बात किया जाए या फिर कुछ ही साल पहले की बात किया जाए तो उस समय जब हम एग्रीकल्चर करते थे तो खेतों को जुताई करने के लिए बेसिक टूल्स को यूज़ करते थे, लकड़ियों को यूज़ करते थे खेतों को जुताई करने के लिए, और भी बहुत सारे बेसिक टूल जैसे सिकल्स और भी बहुत सारे बेसिक टूल से हम अपना एग्रीकल्चर करते थे। और कोई भी उसमें फर्टिलाइजर्स का यूज़ नहीं करते थे और ना ही केमिकल्स का यूज़ करते थे। लेकिन उस समय जो प्रोडक्शन होता था काफ़ी कम था, इतना प्रोडक्शन होता था कि उसे सिर्फ अपने फैमिली को ही फीड किया जा सकता था। लेकिन आज जो इंडिया का पॉपुलेशन है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन जो लैंड का साइज़ है वो तो इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। सो हमें इसी मिनिमम लैंड से इतना प्रोडक्शन करना है ताकि जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है सबको फूड प्रोवाइड किया जा सके। तो अगर हम इसी तरीके से बेसिक टूल्स को यूज़ करेंगे, ये प्राइमिटिव टूल्स को यूज़ करेंगे तो उतना तो प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। सो वक्त था कि अब इंडियन एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज़ किया जाए ताकि ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके, तो इंडिया के अंदर जो फूड रिक्वायरमेंट है उसको पूरा किया जा सके। सो हमारे देश के अंदर एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज़ करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे टेक्निकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लाए। सो इंडियन गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज़ करने के लिए 1960 और 1970 में एक रिफॉर्म लाए। ये जो रिफॉर्म था वह ग्रीन रेवोल्यूशन था। अब ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन था वह टेक्नोलॉजी और वाइट रेवोल्यूशन के बेस पे था। वाइट रेवोल्यूशन को हम ऑपरेशन फ्लूड के भी नाम से जानते हैं। ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन था वह कुछ ही सिलेक्टेड एरियाज़ में था। तो फिर से 1980 में और 1990 में इंडियन गवर्नमेंट ने फिर से दोबारा रिफॉर्म लाए। ये जो रिफॉर्म था इसमें लैंड डेवलपमेंट के साथ इंस्टीट्यूशनल और टेक्निकल रिफॉर्म्स को भी इंक्लूड किया गया था। अगर कोई भी नेचुरल कैलामिटी से अगर फार्मर्स को नुकसान होता है, जैसे अगर बारिश नहीं होता है तो ड्रॉट हो जाता है, अगर ज़्यादा बारिश हो गया तो फ्लड आ जाता है, साइक्लोन आ जाता है, या फिर अगर क्रॉप्स में आग लग जाता है या फिर कोई भी क्रॉप्स का डिजीज़ हो जाता है, तो इससे जो क्रॉप्स होता है वह ग्रो नहीं हो पाता है। अगर क्रॉप्स ग्रो नहीं होता है तो फार्मर को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। तो फार्मर्स के नुकसान को भरपाई करने के लिए गवर्नमेंट इनको पैसा देता ताकि ये जो इनका नुकसान है उनकी नुकसान भरपाई हो सके। और इसके साथ साथ गाँव के अंदर बैंक्स बनाया गया, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाया गया और बैंक्स बनाया गया ताकि फार्मर्स को बिल्कुल कम इंटरेस्ट में लोन दिया जा सके। ये कुछ स्टेप्स थे जो इंडियन एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट में लिए गए थे। किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, ये कुछ अदर स्कीम है जो इंडियन गवर्नमेंट ने लाए थे ताकि फार्मर्स का बेनिफिट हो सके। इसके अलावा जो वेदर बुलेटिन्स है, यानी कि आज का मौसम कैसा है, बारिश कब होगा, और जो एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स, जितने भी एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स आने वाले थे, सीड्स, जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन था, सारी इन्फॉर्मेशन को रेडियो और टेलीविज़न पे दिखाना शुरू कर दिया गवर्नमेंट ने फार्मर्स को मिडिल मैन से बचाना भी शुरू कर दिया। आप देखे होंगे कि आपके सिटी में या फिर आप जिस गांव में रहते हैं तो उस एरिया में एक ऐसा इंसान होता है जो फार्मर्स का प्रोडक्शन ख़रीदता है और शहर में ले जाकर दूसरे लोगों से काफ़ी ज़्यादा दाम में बेचता है। तो जो गवर्नमेंट है इन मिडिल मैन को अवॉइड किया है, इन मिडिल मैन को एबॉलिश किया है, और गवर्नमेंट खुद फार्मर से काफ़ी उनसे अच्छे दाम में इनकी क्रॉप्स को ख़रीदता है ताकि इनका बेनिफिट हो सके। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है भूदान ग्राम दान। महात्मा गांधी अपना स्पिरिचुअल हीयर विनोबा भावे को बनाते हैं। विनोबा भावे सत्याग्रह मूवमेंट के अंदर एक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सत्याग्रही थे। और जो महात्मा गांधी का जो कॉन्सेप्ट था ग्राम स्वराज्य, ग्राम मतलब होता है विलेज और स्वराज्य मतलब होता है इंडिपेंडेंस, यानी कि विलेज के अंदर भी इंडिपेंडेंस मिलना चाहिए। सो गांधी जी जब इस दुनिया से चले गए तो विनोबा भावे ने इनकी आइडिया को पूरे इंडिया में फैलाना शुरू कर दिया और उन्होंने बहुत सारे पदयात्रा किया। तो जब वह एक आंध्र प्रदेश के पोचामपल्ली एरिया में जब वो अपना लेक्चर दे रहे थे, यानी जब लोगों को वो समझा रहे थे, तो कुछ गरीब लोग आए। ये जो गरीब लोग थे इनके पास कोई भी ज़मीन नहीं था और विनोबा भावे से डिमांड करने लगे कि आप हमें कुछ ज़मीन दे दीजिए ताकि हमारा इकॉनमी अच्छा हो सके। इकॉनमी यानी कि क्रॉप्स हम ग्रो कर सके और अपने फैमिली को खिला सके।
तो विनोबा भावे ने उस समय इनसे कोई भी प्रॉमिस नहीं किया, लेकिन उन्होंने इनसे कहा कि हम सरकार से ज़रूर बात करेंगे कि आपको कुछ लैंड दिया जा सके कि ताकि आप वहाँ पे खेती कर सकें और अपने परिवार को चला सकें। लेकिन उसी समय एक इंसान श्री रामचंद्र खड़े होते हैं और ये एक ज़मींदार होते हैं, इनके पास बहुत सारा ज़मीन होता है। ये अपने 80 एकड़ लैंड को 80 ऐसे विलेजर्स को देते हैं जिनके पास कोई ज़मीन नहीं था। अब वहीं से एक एक्ट शुरू हो जाता है बुधान। अब ये जो था बुधान, इसको पूरे इंडिया के पार्ट्स में फैलाना शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे ज़मींदार थे, ऑनर्स थे, जो विलेज के ऑनर्स थे, वो अपनी ज़मीनों को ऐसे लोगों को देने लगे जिनके पास कोई ज़मीन नहीं था, और इसे हम ग्राम दान के नाम से भी जानने लगे। ग्राम मतलब होता है विलेज और दान मतलब होता है डोनेशन, यानी विलेज का डोनेशन। यहाँ पे विलेज का जो लैंड है ऐसे लोगों को दिया जा रहा था जिनके पास कोई भी ज़मीन नहीं था। लेकिन कुछ ऐसे भी लैंड ऑनर्स थे जो डर के मारे, गवर्नमेंट के डर के मारे और इस एक्ट के डर के मारे विलेजर्स को अपना लैंड दे रहे थे। ये जो बुधान ग्राम दान मूवमेंट है जो विनोबा भावे ने शुरू किया था, इसको हम ब्लडलेस रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकॉनमी, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। एग्रीकल्चर जो है वह इंडियन इकॉनमी का बैकबोन है। बैकबोन इसलिए है क्योंकि एग्रीकल्चर जीडीपी में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन जो जीडीपी में एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट करता था वो 1951 के बाद से हमें डिक्लाइन देखने को मिला है। यानी 1951 के बाद से जो एग्रीकल्चर जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता था वो हमें कम देखने को मिला है। लेकिन 2010 और 11 की डेटा देखा जाए तो इंडिया का जो 52% जो पॉपुलेशन है वह एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर एम्प्लॉयड है। यानी इंडिया का जो हाफ पॉपुलेशन है वह एग्रीकल्चर सेक्टर में जॉब करता है। जैसे अदर सेक्टर में जॉब होता है इंडस्ट्रीज़ के अंदर या फिर कोई भी सेक्टर के अंदर जॉब होता है तो उसी जॉब पर आप निर्भर रहते हैं। यानी कि इंडिया का जो आधा पॉपुलेशन है वह एग्रीकल्चर सेक्टर पे एम्प्लॉयड है, एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंडेंट है। लेकिन जो डिक्लाइन हमें देखने को मिला है जीडीपी के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर से, ये काफ़ी ज़्यादा एक सीरियस कंसर्न है। क्योंकि अगर एग्रीकल्चर डिक्लाइन होगा तो अदर जो सेक्टर्स है उस पर काफ़ी ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट करेगा। क्योंकि एग्रीकल्चर से ही रॉ मटेरियल जाता है इंडस्ट्रीज़ के अंदर तो वह कोई प्रोडक्ट बना पाता है, और जब प्रोडक्ट बनता है तो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम भी चलते रहता है। यानी अगर एग्रीकल्चर डिक्लाइन होता है तो इससे अदर सेक्टर पे भी निगेटिव इम्पैक्ट करेगा। सो एग्रीकल्चर का काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है, और इस इम्पॉर्टेंस को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज़ करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए। सबसे पहले उन्होंने इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर बनाया, जिसे हम ICAR के नाम से जानते हैं। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ बनाया गया जहाँ पे स्टूडेंट पढ़ाई कर सके और भी नए एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो सके। और जो एनिमल्स के डॉक्टर भी बनाए गए, वेटनरी सर्विसेज दिए गए, यानी जो हम लोग का डॉक्टर होता है उसी तरीके से एनिमल्स का डॉक्टर भी बनाया गया। इसके साथ साथ एनिमल ब्रीडिंग सेंटर बनाया गया जहाँ पे एनिमल्स का प्रोडक्शन हो सके। हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट किया गया। हॉर्टिकल्चर यानी जब फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ग्रो किया जाता है उसी को हॉर्टिकल्चर बोला जाता है। मेट्रोलॉजी यानी स्पेस में रिसर्च और डेवलपमेंट किया गया भी अच्छा हो सके। लेकिन अगर हमारे NCERT के अंदर एक टेबल दिया है 4.1, उस टेबल को देखें तो जो जीडीपी का ग्रोथ है वो तो बढ़ रहा है। एग्रीकल्चर सेक्टर से जो जीडीपी आता था वो तो बढ़ रहा है, लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट है वो तो घट रहा है। यानी जो एग्रीकल्चर का जो ग्रोथ है वो ग्रोथ हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। अब ये जो ग्रोथ डिक्लाइन हो रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, ये काफ़ी ज़्यादा एक हमारे लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। क्योंकि आखिर क्या प्रॉब्लम है कि एग्रीकल्चर इंडिया के अंदर ग्रो नहीं कर रहा है? आखिर क्या प्रॉब्लम है कि इंडियन जो एग्रीकल्चर है वो हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है? इंडियन एग्रीकल्चर इसलिए डिक्लाइन हो रहा है क्योंकि इंडियन फार्मर्स को बहुत सारे चैलेंज फेस कर रहा है। आखिर कौन सी ऐसा दिक्कत है जो इंडियन फार्मर्स को पीछे कर रहा है? इंडियन जो एग्रीकल्चर है वह डिक्लाइन होते जा रहा है। पहला ये है कि जो दूसरे देश से जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आ रहा है इंडिया के अंदर, उन सारे प्रोडक्ट से इंडियन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट होता था एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है। जो फर्टिलाइज़र के ऊपर जो सब्सिडी मिलता था वो अब नहीं मिलता है। जब सब्सिडी नहीं मिल रहा है तो जो प्रोडक्शन का कॉस्ट है वो बढ़ चुका है। और जो दूसरे देश से जो कोई भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आता था इंडिया के अंदर तो उस पर जो इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगता था वह बिल्कुल अब कम कर दिया गया है। इससे इंडियन एग्रीकल्चर को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। इसलिए इन सारी चीज़ को देखते हुए फार्मर्स भी शांत नहीं बैठे।
फार्मर जो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो वह इन्वेस्टमेंट किए थे वो अपना इन्वेस्टमेंट निकालने लगे, यानी विथड्रॉ करने लगे, और इससे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट था एकदम बिल्कुल से नीचे गिर गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। जो ग्लोबलाइजेशन है वो एक नया फिनोमेनन नहीं है, ग्लोबलाइजेशन एक काफ़ी ज़्यादा पुराना फिनोमेनन है। आखिर ये ग्लोबलाइजेशन होता क्या है? ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा सिस्टम होता है और इसके अंदर आप कोई भी कंट्रीज़ के अंदर आप अपना प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। उसी तरीके से डिफरेंट कंट्रीज़ का प्रोडक्ट इंडिया के अंदर आता है और उसे सेल किया जाता है। लेकिन अगर 19th सेंचुरी की बात किया जाए तो 19th सेंचुरी में जब यूरोपियन ट्रेडर आए थे इंडिया के अंदर, तो वह इंडियन स्पाइस को देखते हैं और ये इंडियन स्पाइस उन यूरोपियन ट्रेडर को काफ़ी ज़्यादा एट्रैक्ट करता है और ये यूरोपियन ट्रेडर अपनी कंट्रीज़ के अंदर इन स्पाइस को ले जाना शुरू कर दिया और उसी टाइम से इंडियन स्पाइस को डिफरेंट कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। और उसी टाइम से साउथ इंडियन फार्मर्स को इनकोरेज करने लगा कि आप इन्हीं क्रॉप्स को ग्रो कीजिए। और आज भी जो स्पाइस है एक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक्सपोर्टिंग आइटम है। जब इंडिया के अंदर ब्रिटिश राज कर रहे थे तो जब वह देखे कि इंडिया के अंदर कॉटन प्लांट को ग्रो किया जा रहा है तो ये कॉटन प्लांट उनको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट किया और वह क्या करते थे, इंडिया के अंदर कॉटन को ग्रो करते थे और अपने ब्रिटेन कंट्री में उसे एक्सपोर्ट करते थे एज अ रॉ मटेरियल टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के अंदर। जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री था मैनचेस्टर और लिवरपूल के अंदर, ये काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर लिया इंडियन कॉटन से, क्योंकि इंडियन कॉटन जो होता है वो उसका क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बेहतर होता है। जो हमने चंपारण मूवमेंट पढ़ा है जो बिहार के अंदर 1917 में महात्मा गांधी शुरू करते हैं, ये मूवमेंट इसलिए शुरू हुआ था क्योंकि फार्मर्स को फोर्स किया जा रहा था कि आप इंडिगो प्लांट को ग्रो कीजिए अपने लैंड पे। अब इंडिगो प्लांट को इसलिए ग्रो किया जाता था क्योंकि जो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्रॉप होता था, लेकिन फार्मर्स ग्रो नहीं करना चाहते थे क्योंकि जहाँ पे इंडिगो प्लांट को ग्रो किया जाता है वह लैंड बंजर हो जाता है। अब लैंड बंजर हो जाएगा तो आप वहाँ पे फूड ग्रेन्स को नहीं प्रोड्यूस कर पाइएगा, और फूड ग्रेन्स को आप नहीं प्रोड्यूस कर पाइएगा तो आप अपने फैमिली को फीड नहीं कर पाइएगा। ग्लोबलाइजेशन के समय में ही 1990 में बहुत सारे कंट्रीज़ का प्रोडक्ट इंडिया में आता है, बहुत सारे कंट्रीज़ का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इंडिया में आता है और वो सेल करते हैं। अब इंडिया काफ़ी ज़्यादा चैलेंज को फेस करता है। इंडिया एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर होने के बावजूद भी ये चैलेंज को फेस कर रहा था। इंडिया जो है राइस, कॉटन, रबर, टी, कॉफ़ी, जूट, स्पाइस, इन सारी चीज़ों का ये एग्रीकल्चरली काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर कंट्री है। इसके बावजूद ये चैलेंज को फेस कर रहा था। चैलेंज इसलिए फेस कर रहा था क्योंकि जो डेवलप कंट्रीज़ का जो एग्रीकल्चर है वह हाईली सब्सिडाइज है। लेकिन अगर आज हमें इंडियन एग्रीकल्चर को प्रॉफिटेबल और सक्सेसफुल बनाना है तो हमें छोटे फार्मर्स और बड़े फार्मर्स दोनों फार्मर्स की जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को पूरा करना पड़ेगा। उनकी प्रॉपर ख्याल रखेंगे तभी इंडियन एग्रीकल्चर प्रॉफिटेबल और सक्सेसफुल हो पाएगा। जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था वह काफ़ी चीज़ प्रॉमिस किया था कि हम ये करेंगे और ये करेंगे, ये बात सही है, लेकिन काफ़ी लोग इस ग्रीन रेवोल्यूशन को विरोध करते हैं। इसका काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज होता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन के वजह से ही काफ़ी ज़्यादा लैंड डिग्रेडेशन हुआ है। लैंड डिग्रेडेशन इसलिए हुआ है क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा लोग केमिकल्स को यूज़ किए हैं और इससे जो जल है वह सूखा है, जो बायोडाइवर्सिटी है उससे बायोडाइवर्सिटी भी ख़त्म हुआ है। लेकिन आज का जो कीवर्ड है वह है जीन रेवोल्यूशन और इसमें जीनेटिक इंजीनियरिंग होता है। जीनेटिक इंजीनियरिंग एक पावरफुल सप्लीमेंट है जिसमें वैरायटी ऑफ न्यू सीड्स का इन्वेंशन किया जाता है। लेकिन आज जो फार्मिंग हो रहा है वह ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रहा है और ये एक ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ऐसा फार्मिंग होता है जिसमें कोई भी केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स का यूज़ नहीं किया जाता है। इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे केटल डंग इन सारी चीज़ों को यूज़ किया जाता है एज ऑफ केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स के अल्टरनेटिव पे, और ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है और इसका कोई भी इन्वायरमेंट पर निगेटिव इम्पेक्ट नहीं है। कुछ इकोनॉमिस्ट सोचते हैं कि जो इंडियन फार्मर्स का फ्यूचर है वह बिल्कुल अंधेरा में जाने वाला है, क्योंकि अगर इंडियन फार्मर्स इसी तरीके से फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस करते रहें इसी मिनिमम लैंड पे तो उनका जो फ्यूचर है वो बिल्कुल अंधेरा में जाने वाला है। उनका जो फ्यूचर है वह ब्लैक फ्यूचर होने वाला है, क्योंकि जो पॉपुलेशन है इंडिया का वह ग्रो हो रहा है लेकिन जो लैंड का साइज़ है वह तो इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। तो इसी मिनिमम लैंड से इंडियन फार्मर्स को इतना प्रोडक्शन करना है ताकि सारे पॉपुलेशन को फूड की रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सके। इंडिया के अंदर रूरल पॉपुलेशन की बात किया जाए तो वह है 833 मिलियन और ये पूरा पॉपुलेशन रूरल पॉपुलेशन
250 मिलियन हेक्टर्स ऑफ लैंड पे एग्रीकल्चर करता है, यानी एक इंसान हाफ हेक्टर ऑफ लैंड पे एग्रीकल्चर करता है। इंडियन फार्मर्स ज़्यादातर सीरियल्स यानी फूड ग्रेन को प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन अब वक्त है कि यह जो हमारा एग्रीकल्चर है इसको डाइवर्सिफाई किया जाए, हाई वैल्यू क्रॉप्स को ग्रो किया जाए, क्योंकि हाई वैल्यू क्रॉप से हमें ज़्यादा इनकम होगा। इसके साथ साथ जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है वह कम हो जाएगा। जो फ्रूट्स होता है और मेडिसिनल हर्ब्स, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, बायोडीजल क्रॉप्स जैसे जट्रोपा और जोब्रा, इनको काफ़ी ज़्यादा कम इरिगेशन की रिक्वायरमेंट होता है अगर इसे राइस और शुगर कैन से कंपेयर करें तो। इंडिया का जो क्लाइमेट है वह डाइवर्स क्लाइमेट है, यानी इंडियन क्लाइमेट के पास वह कैपेसिटी है, वह क्षमता है कि वह बहुत वैरायटी ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप्स को ग्रो कर सकता है। सो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। हमने क्लास 10th की ऐसे ही एनिमेटेड वीडियोस और भी बनाए हैं, आप हमारे चैनल पे विजिट करके उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।